सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, राइट। आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमने देखा था शिफ्टिंग मेथड से हमने डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को किए थे, ठीक है। अगर वो सिंगल डिफरेंस था तब उसके कुछ अदर मेथड भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के क्लास में कुछ नया क्या होने वाला है, तो नया होने वाला है डिफरेंस मेथड एंड द पार्शियल फ्रैक्शन। दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ अलग होगा, ठीक है। उसके पहले कुछ हम लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक दिया हुआ था, राइट। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिए हुए हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम अनदर मेथड्स लाइक डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में सबसे ये मेथड ऑफ डिफरेंस है जिसमें हम लोगों ने पहला एक तो सीखा था शिफ्टिंग मेथड, ठीक है। शिफ्टिंग मेथड सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस के लिए यूजफुल होता है, मतलब दो डिफरेंस के लिए वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, राइट। तो हम लोग एक ये देखने वाले हैं और दूसरा हम लोग इसमें देखने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, तो अभी आपको घबराना नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन हम बहुत इजीली सीख जाएंगे। और यही पार्शियल फ्रैक्शन आपको इंटीग्रेशन में भी काम आने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो एक वहां पे भी इसका यूज होने वाला है, तो हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं तो दोनों जगह काम आ जाएगा। पहले मैंने सोचा था इसको न बताने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने लोगों ने किया है ये वाला क्वेश्चन? जितने लोगों ने किया है हैंड रेज कर सकते हैं। एनीवन? अमन बनाया है? अमन? यस सर। बन गया? नो सर। ओ दैट्स कूल। अच्छा हुआ नहीं ट्राई किए। पल्लवी आपने बनाया? अमन म्यूट कर लो। यस सर, ट्राई किए थे बट बना नहीं, सॉल्व नहीं हुआ बना पूरा। नहीं, ओके। श्वेता तू? नो सर। नहीं ट्राई की, नहीं कि बना नहीं? बोलेगी? नहीं किए थे ट्राई। ग्रेट ग्रेट। अविनाश, आयुष, तुम लोग? ट्राई नहीं किए थे सर। ग्रेट, इट्स ग्रेट। आयुष? यस सर। ट्राई किया इसको? हाँ सर, ट्राई किए पर बना नहीं। ट्राई किए बना नहीं। प्रिंस तुम? नहीं बना। नहीं बना, ठीक है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, जेई पूछा था इसको, आईआईटी जेई पूछा था, लेकिन क्यों पूछा था ये पता नहीं चला किसी को, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि एसएम डिवाइडेड बाई एसएन, ठीक है। यहां पर एसएम की वैल्यू दिया हुआ है 5n, तो मैं इसका यहाँ एसएम क्या होता था, एसएम जो है अर्थमेटिक मीन के n टर्म का सम, यानी कि यहाँ m टर्म का सम है। तो ये क्या होता था m/2, तो ये हो गया m/2 इंटू 2a। 2a के जगह पे a1 है तो a1 लिख लीजिए, a1 प्लस n-1। n-1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई एसएन। क्या हो जाएगा, एसएन तो हो जाएगा n/2 इंटू 2a। यहाँ पे भी पहला टर्म a1 दिया हुआ है तो 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। हमें राइट, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू 5n दिया हुआ है तो 5n वहां पे चिपका देते हैं। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 5n। देखो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो बस हम सिंपली 5n लिखेंगे। 5n इंटू 2a1 प्लस यहाँ पे भी 5n-1 इंटू डी हो गया। और ये नीचे वाला टर्म ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा n टाइम्स ऑफ ये 2a1 प्लस यहाँ पे भी ये तो एज इट इज रहेगा n-1 इंटू डी, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको देखोगे, इस तरह से ऑब्जर्व करोगे
तो ये 5 टाइम्स ऑफ ये क्या मिलेगा 2a1 माइनस, हाँ बोलो। सर इसमें a2 का वैल्यू 3 है क्या? a2 का वैल्यू 3 है, हाँ a1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है ना भाई। a2 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा या नहीं होगा? अब देखना पड़ेगा, वही तो मेरा आंसर है, वही हाँ तो तो आ जाएगा। आंसर ही बोल रहे थे। आंसर 2 इसका नहीं आएगा, ठीक है। ओके। अगर ऐसा होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो देखते हैं वो पॉसिबिलिटी मिलेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे टर्म्स अलग अलग इंडिकेट किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि कांस्टेंट वाला नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये -d हो गया, +5n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, +5n +5nd, और ये नीचे वाला टर्म भी कितना हो जाएगा 2a1 -d और +nd। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, a1 की वैल्यू कुछ लोग, गुड मॉर्निंग रॉबिन्स, बहुत दिन के बाद ज्वाइन किए हो, कैसा है तबीयत? ठीक है सर। ठीक है, बहुत शानदार। देखिए यहाँ पर मैंने एसएम डिवाइडेड बाई एसएन देखा कि मुझे जो मिला है वो 5 टाइम्स, अब म्यूट कर लो, 5 टाइम्स ऑफ a1 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं। तो a1 का वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा -d, 6 -d, और दूसरा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5n इंटू डी डिवाइडेड बाई नीचे मुझे मिलेगा 6 -d प्लस nd। अब मैं आपसे जो पूछने वाला हूं वो बताइएगा। मुझे यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सम है, यहाँ ये जो रेशियो है यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट या डज नॉट डिपेंड ऑन n। बताओ तो ये रेशियो n से इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो यहां पर n क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके से ये पॉसिबिलिटी होगा। अगर मैं d की वैल्यू 0 रख दूं, n को 1 रख दोगे तो ऐसी रेशियो, तब तो कोई भी x की वैल्यू इंडिपेंडेंट करना है तो x की वैल्यू 1 कर दिया, यानी कि x n डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि n किसी तरह गायब होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यू रख के गायब कर दो। बात आया समझ में? रेशियो गायब करने का मतलब हुआ, रेशियो को n से इंडिपेंडेंट का मीनिंग हुआ कि दैट n शुड बी इधर कैंसिल आउट और बाई रिमूव आउट फ्रॉम आवर एक्सप्रेशन, राइट। मतलब वो मेरा n जो है या तो रेशियो में है तो कैंसिल होना चाहिए, या तो वो रिमूव होना चाहिए। रिमूव कैसे होना चाहिए, बाई अदर फैक्टर। अदर फैक्टर कौन सा होगा, अगर यहां पर d की वैल्यू 0 हो जाती, तो ये रेशियो आपको एसएम बाई एसएन कितना मिल जाता, बताइए तो, बोल नहीं पा रहे हो। 6 -d बाय 5 मिल जाता क्या, रेशियो 5 मिल जाता किसी Yes, को? sir. और अगर दूसरा मेथड ये है कि अगर यहां पर d का वैल्यू 0 हो जाता, तो ये एसएम बाई एसएन जो होता ये 5 टाइम्स, अब यहां पे ये वाला वैल्यू 6 ये 0 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया 30n n डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये तो 0 और म्यूट कर लो 6n। देखो तो यहां से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा ना, 5 टाइम्स में, तो ये 25 आपको मिल जाता। तो ये रेशियो दो तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकता था। अब यहाँ पे टर्म को अलग अलग नेम से असाइन किया हुआ है, a1 a2 a3। इसका मतलब कि उसने टर्म को क्या किया हुआ है, डिफरेंट लिया हुआ है। तो ये वाला जो एपी मिलेगा वो सिर्फ एपी में ना होके जीपी में भी हो जाता और एचपी में भी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स आपको सेम मिलते। और मैंने बताया है कि डिस्टिंक्ट टर्म्स के सेम टर्म्स के लिए कोई भी एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एपी में नहीं लिखा जा सकता, वो तीनों में हो जाता है, एपी जीपी एचपी में। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर
एपी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अगर अलग से नाम इसको लिखा जाए, इम्प्रॉपर एपी हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर एपी का मतलब कि कोई भी टर्म, अगर कोई भी सीक्वेंस सेम टर्म में लिखे तो इम्प्रॉपर एपी हो जाएगा, इम्प्रॉपर जीपी हो जाएगा, इम्प्रॉपर एचपी हो जाएगा, राइट, इम्प्रॉपर एचपी हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो डी है, ये कुछ ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे अलग अलग टर्म मिलेंगे और वो इंडिपेंडेंट, और कोई भी दो और कैसा भी कोई दो नहीं, एक टर्म दूसरे का 5 टर्म्स होना चाहिए। यानी पहला टर्म 1 ले तो दूसरा टर्म 5वां टर्म होना चाहिए, पहला टर्म 2 ले तो दूसरा टर्म 10वां टर्म होना चाहिए। क्योंकि देख लो यहाँ पे एम लिखा हुआ है कि 5n टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे डिफरेंस क्या किया जा सकता है, यहाँ पे रेशियो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एन हो जाएगा बाई टेकिंग डी इक्वल्स टू 6। तो डी का वैल्यू आपको मिल गया कितना, डी इक्वल्स टू 6। तो जो दूसरा टर्म होगा a2, ये a1 प्लस डी से मिलेगा, और a1 प्लस डी जो होगा वो हो जाएगा 3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है क्या सबको? तो ये यहाँ पे तिकड़म आजमाना था आपको, और यही आपने सोचना चाहिए था। क्लियर है? आगे बढ़े, प्रीवियस पे जाइएगा एक बार। प्रीवियस पे सर जाए। d = 6 नहीं आया समझ में। डी इक्वल टू 6 नहीं है। देखो डी का वैल्यू अगर 6 रहता तो 6 - 6 0 हो जाता ना। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, wait, wait, हाँ, यस सर यस। क्योंकि ये एन कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि एन को कैंसिल आउट करना है। तो एन को दो तरीके से ही हटाया जा सकता था। देखो एक सिंपल सी वैल्यू है, अगर मैं a + b डिवाइडेड बाई b लिखता हूं, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि ये रेशियो, ये वैल्यू जो है, या 2b लिख लेता हूं, और मैं बोलता हूं कि ये वैल्यू b से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो या तो ये वैल्यू b 0 हो जाएगा, तो b को मैं b की वैल्यू 0 करनी है, तो यहाँ पे जो अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर के थ्रू ये b 0 होना चाहिए था, या कुछ दूसरे की वैल्यू ऐसी हो कि ये b से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो अगर मैं a को यहाँ पर 0 रख देता तो ये वैल्यू मुझे b डिवाइडेड बाई 2b मिलता, और देखो 2b खुद ब खुद कैंसिल होके मुझे 1/2 दे गया, ठीक है। तो यहां पर मैं वही काम करने गया हूं कि b को दो तरीके से, इस रेशियो को दो तरीकों से हम n से इंडिपेंडेंट कर सकते थे। या तो मैं d की वैल्यू 0 रख देता, तो d की वैल्यू 0 रख देता तो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, और रेशियो ले लिया तो 5 मिल गया। या तो d की वैल्यू 6 लूंगा तो ये वाला टर्म दोनों में गायब हो जाएगा, तो ये सिंपल 5nd डिवाइडेड बाई nd का रेशियो मिल जाएगा। n अगेन कैंसिल हो गया, d अगेन कैंसिल हो गया, तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से। अब यहां पर अगर d की वैल्यू 0 रखते तो इम्प्रॉपर एपी हो गए। इसका मतलब कि ये सिर्फ एपी में ही सीक्वेंस नहीं रहता, जीपी और एचपी भी हो जाता, ठीक है। तो हम वो वाला वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, हम डी की किस वैल्यू को लेंगे, 6 की वैल्यू को लेंगे, ठीक है। पीछे कीजिएगा। पल्लवी समझ में आया? यस सर। Great. आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अ पैक कंटेन्स n कार्ड फ्रॉम n कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। कह रहा है कि कोई एक पैक है किसी भी तरह का, एक जैसे हम लोग ताश का पत्ता गड्डी लेते हैं ना, ठीक है, वैसा ही डेक ऑफ कार्ड्स लेते हैं, वैसा ही कोई एक डेक ऑफ कार्ड्स है जहां पर 1 से लेकर n तक का, मतलब एक कार्ड पर 1 लिखा होगा, दूसरे पर 2, दूसरे उसके बाद 3, 4, 5, 6, इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं। अब कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्ड कार्ड्स आर रिमूव्ड। अब उसमें से कह रहा है कि कोई 2 लगातार नंबर वाले कार्ड्स निकाल लिए गए, एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग कार्ड इज 1224। और जो रिमेनिंग कार्ड्स बचे हुए, 2 कार्ड निकालने के बाद जो नंबर बचे हुए हैं उसमें ध्यान दीजिएगा 1 से स्टार्ट हुआ है, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। जो 1 से लेकर n तक मेरे पास जो कार्ड थे उसमें से किसी भी 2 कार्ड को निकालने के बाद अब जो कार्ड पे सम बचा है वो बचा है 1224 का। अब कह रहा है इफ द स्मॉलर ऑफ द नंबर ऑन द रिमूव्ड कार्ड इज k। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर कंसेक्यूटिव 2 लगातार नंबर निकाला गया है उसमें से एक पहला नंबर k है,
तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर k प्लस हो जाएगा, यानी कि दो रिमूव्ड कार्ड्स जो होंगे, रिमूव्ड कार्ड्स जो होगा वो होगा पहला k और दूसरा हो गया k प्लस 1। दूसरा क्या हो गया k प्लस 1। तो कह रहा है कि आपसे k माइनस 20 की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। बात आया समझ में? क्या बात आया समझ में? चलिए ट्राई कर सकते हैं क्या? 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट का ही है क्वेश्चन, 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बन रहा है मन? ट्राई कर रहे हैं सर। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। श्वेता ट्राई कर रही है? यस सर। गुड। उज्जवल? यस सर, कर रहे हैं। भाई पेन पेपर के साथ बैठा रहो, ठीक है, अदरवाइज ये जो लॉस होगा उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रहे। सो बी अटेंटिव इन द क्लास, कि आप प्रॉपर पेन एंड पेपर के साथ ही बैठे, अदरवाइज फिर वही ऑफलाइन के बाद हम लोग इसको फिर से, आप सोचोगे कि फिर से सर रिकॉल करा देंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इम्पॉसिबल होगा कि मैं आपको फिर से इसको इस चैप्टर को रिवाइंड कराऊं, राइट। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ने वाले हैं, तो ज्योमेट्री बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होगा। तो हो सकता है ज्योमेट्री का कुछ पार्ट ऑनलाइन हो और कुछ पार्ट ऑफलाइन हो, तो बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होगा। वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि सर ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाए थे। आप देखिएगा नोट्स वगैरह सब दिया जा रहा है, तो नोट्स वगैरह सब आप कीजिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? क्या बोल रहे हो? 5। आंसर 5? मेरा जा रहा है सर। हाँ तुम्हारा आ रहा है। अच्छा तुम अपना लिखे हो? यस देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 से लेकर n कार्ड है, तो 1 से लेकर n कार्ड का सम क्या सर, होगा? अब कुछ सेकेंड और रुक जाइए ना, बस हो रहा हाँ तो करो, अगर ऐसे ही अप्रोच किए n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ये इतना मिलना चाहिए था, ठीक है। एंड माइनस सर के का वैल्यू 25 आया। हाँ बहुत शानदार, तो k माइनस 20 जो होगा वो आ जाएगा 5। तो देखो पहले n टर्म का सम कितना होना चाहिए था? n इंटू n प्लस 1/2, और उसमें से दो लगातार टर्म कौन कौन सा? एक था k और दूसरा है k प्लस 1, तो उन दोनों का सम कितना होगा? इतना हो जाता। अब कह रहा है कि इसमें मतलब टोटल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर में से आपको इन दो लगातार नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिला है वो मिला है 1224। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करता हूं। ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2k, और यहाँ पे -1 मिला जो इस साइड आके +1 हो जाएगा, तो 1225 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1225। 2 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2 का एलसीएम आप लोगे तो आपको मिल जाएगा n इंटू n प्लस 1 माइनस 4k, और इधर आके डिवीजन में लेके चले जाइए भाई। यहाँ पे ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो 2450 हो जाएगा ये।
2450 और ये इधर आ जाइए तो 4K की वैल्यू जो होगी n इंटू n+1 माइनस 2450 इज इक्वल टू 4K। तो देयरफॉर K का जो वैल्यू मिलना चाहिए था, K का वैल्यू देयरफॉर K इक्वल्स टू आपको मिलना चाहिए n इंटू n+1 माइनस 2450 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि n का जो k का जो वैल्यू होना चाहिए, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब आपको एक ऐसा n मिलना चाहिए, एक ऐसा n यहां पर मिलना चाहिए जो इससे डिवाइड होके और मतलब उसमें 2450 से सब्ट्रैक्ट होके 4 से डिवाइड हम करें उसको तो वो एक वैल्यू मिले। तो यहाँ पे देख रहे हो अगर मैं n की वैल्यू जो ये देखो 25 और बहुत आसानी से पहचान भी लेंगे, ये जो है ये जो नंबर है ये 50 का ये 5 और 10 से कैंसिल होगा, 10 से कैंसिल होगा और 5 से भी कैंसिल होगा, यानी कि 50 का मल्टीपल है। तो 50 के मल्टीपल वाले नंबर होने चाहिए यहाँ पर। आप एक बार 50 रख के ही देख लीजिए, n की वैल्यू 50 रखोगे, ठीक है, ये हिंट भी दे रहा है कि क्या रखना है, ठीक है, n की वैल्यू 50 रखोगे तो ये 50 इंटू 51 हो जाएगा और माइनस क्या मिलेगा 2450 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 25, 2550 हो जाएगा माइनस 2450 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से k की वैल्यू जो है वो आपको एक इंटीजर मिल गया और ये 100 डिवाइडेड बाई 4 ये 25, तो k की वैल्यू जो है वो 25 आ गया। ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर वाला नंबर नहीं रहता तो इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि n जो है कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर होगा एंड n शुड बी मल्टीपल ऑफ 50, 50 का मल्टीपल होगा तभी ये 50 यहाँ पर कॉमन निकल के कैंसिल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से मुझे पता चल गया कि k का वैल्यू n का जो वैल्यू होगा वो 50 ही होगा। अब ठीक है, यहाँ पे 100 रखोगे तो उतना नहीं आएगा और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था तो ये जीरो ये कितना मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में ही आनी चाहिए थी, ये भी पहले नोन था, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया था। और यहाँ पे k-20 की वैल्यू ले आनी थी तो k-20 या तो 0 आता या 9 तक आता, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता था। तो हम यहाँ पे ये भी जान गए k की वैल्यू 25 हुआ और -20, तो ये वैल्यू जो होगा 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़ते हैं भाई, क्लियर है ना सभी को? एक वैल्यू एक सौ भी ले सकते हैं, n वैल्यू क्या n का वैल्यू एक सौ भी ले सकते हैं, एक से ले सकते हो? 100 अगर 100 लोगे तो देख लो ये वैल्यू इतना मतलब देख लो 4 से डिविजिबल आ रहा है, 100 लोगे तो कितना हो जाएगा 101, यानी कि 10100। यहाँ पे 2450 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 आ जाएगा। 50 जो है लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल नहीं होता है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 4 से, राइट। तो यहाँ पर देखो ये 100 का यूनिट है, इसमें से 50 का यूनिट घटेगा तो 50 तो ऑब्वियसली बचेगा ही, तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा 4 से। तो n का वैल्यू 100 रखने पर आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, बात आया समझ में? तो k का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, तो k इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 100 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सपोज पीछे वाला पेज पे जाइए। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, अनम्यूट करके, या चैट में भी लिख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आर नेचुरल नंबर। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर हम लोग हिट एंड ट्रायल से भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट हिट एंड ट्रायल शुड बी ऑन द रीजन बेसिस, रीजन पर बेस्ड होना चाहिए आपका
जो भी आप लॉजिक लगा रहे हो या हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सपोज ऑल द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर। सभी टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये किस में है, नेचुरल नंबर में है। और कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी S7 है, पहला क्या है, S7 का रेशियो लिखना है किसके साथ, टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, S11 के साथ। और ये कह रहा है कि 6/11 मिला है आपको, ये मिला है आपको 6/11 एंड द 7th टर्म लाइज इन बिटवीन एंड द 7th, और कह रहा है 7वां जो टर्म है वो 130 से 140 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको बताना है कि इस तरह के एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। नीचे होगा S11 ओ हाँ, S11, थैंक यू। नीचे कितना होगा, S11। तो यार S7 की वैल्यू तो आप बता ही सकते हो कि सर 7/2 इंटू 2A। सर सॉल्व कर रहे, ट्राई करने दीजिए एक बार। हाँ करो करो, 7 - 1 6 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। अब आप उस पोजीशन पे हो कि ये सब समझ सकते हो डायरेक्टली भी लिखने पर। ये वैल्यू आपको 6/11 मिली। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या, हाँ 2 से कैंसिल कर लो ऊपर नीचे, 2 ऊपर भी निकल रहा है, 2 नीचे भी निकल रहा है। सेकेंड टाइम्स ऑफ 2 कॉमन निकल गया तो A + 3D, और 11 टाइम्स ऑफ यहाँ से भी A + 5D। इसकी वैल्यू मिला मुझे 6/11, 6/11। 11 से 11 भी कैंसिल कर लो भाई। तो यहाँ पर 1 टाइम्स, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7A अब 21D इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6A अब प्लस ये मिलेगा आपको 30D। तो A इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो गया तो A का वैल्यू जो है वो 9D के बराबर मिला। A का वैल्यू 9D के बराबर। अब आपको कह रहा है कि 7th टर्म यानी कि T7 जो है दैट इज इन बिटवीन 130 to 140। 20 होगा कॉमन डिफरेंस। 20 आ रहा है बेटा, देखते हैं 100। अब सर 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, देख लेते हैं वो भी। T7 कितना मिलेगा, A + 6D, A + 6D, इसकी वैल्यू 130 से 140 के बीच में आनी चाहिए। एक सेकंड पीछे। अब यहाँ पर A का वैल्यू जो है 9D के बराबर आया, मुझे कॉमन डिफरेंस ही चाहिए तो A को वहां पर रिप्लेस कर देंगे। वेट, तो 9D और प्लस 6D, A का वैल्यू 9D है, 9D + 6D ये 104, यानी कि 9 जो है सही आंसर है। तुम्हारा 20 कैसे आ गया, 9 ही आया। ग्रेट। तो 130 और ये हो जाएगा 15D, 15D एंड दिस विल बी 140। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि टर्म्स आपके क्या है, आपके टर्म्स जो हैं वो नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर में है। तो कॉमन डिफरेंस भी दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। डी क्या बिलोंग करेगा, डी बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। सो 130 और 140 के बीच, 130 से 140 के बीच 15 का कौन सा ये 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 15 का मल्टीपल 135 है, और कैसे मिलेगा, डी की वैल्यू 9 रखने पर 15 9 35 से।
तो यहाँ से डी की यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 130, चाहे आप डायरेक्टली लिख लीजिए भाई कि डी क्या होगा, देयरफॉर डी इक्वल्स टू 9, ताकि 15D की जो वैल्यू मिल जाए वो क्या मिल जाए, 135 मिल जाए। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस उस एपी का क्या आ रहा है, 9। बहुत अच्छे आयुष। ठीक है, आगे बढ़े। सर पीछे सर लिखे ना। सर ये एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ भाई देख लो, जेई एडवांस 2015, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखा हुआ एडिशनल है। टाइपिंग नहीं करते हैं? क्या करेंगे ऐसा करके, पेपर देख लेना, अब तो ऑनलाइन का जमाना है। इस तरह का तोहमत लगाओगे हम पे तुम। ये दिखा रहे हैं कि आईआईटी का हवा मत बनाइए, जेई एडवांस का हवा मत बनाइए। अगर कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, देयर इज नो 1% डाउट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जहां पे आप कॉन्सेप्ट, जैसे पहला वाला क्वेश्चन भी आप रेशियो को इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बना। ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट में आपको एपी वहां पे नहीं आ रहा था। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन जो हमने बनाया है, यहाँ पे जो सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट था वो सब लोग यहाँ तक ट्राई किए थे, यहीं तक सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक रेशियो को आप कैसे इंडिपेंडेंट बना रहे हो किसी भी टर्म से, वो यहाँ पर क्वेश्चन था, तो रेशियो पर बच गया था वो। ये सब क्वेश्चन निगेटिव में बचाता है। अच्छा चलिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो ऐसे भी ये निगेटिव था नहीं। अब ये देखिए क्वेश्चन, the sum of first n terms of the series is this, is इतना when। अब देखिए मैं ना इस क्वेश्चन को दोनों ही केसेस, मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर से मतलब नहीं है भाई, इस क्वेश्चन के आंसर से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस तरह का सीरीज दिया हुआ है, और दिया हुआ है तो आप इसमें क्या कीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2009 का क्वेश्चन है या 15 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 2009 का क्वेश्चन है, ये जेई मेन का है, लेकिन जेई मेन का है। ठीक है, तो इस तरह का एक सीक्वेंस दिया हुआ है। मैं इसको चाहता हूं कि आप दोनों ही केसेस में निकालिए, जब n की वैल्यू इवन रहे तब, और n की वैल्यू ऑड रहे तब। n की वैल्यू इवन रहे तब और n की वैल्यू ऑड रहे तब। हालांकि इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। आपसे पूछ रहा है कि देखो पहले मैं इसका आंसर बना दे रहा हूं। कह रहा है कि व्हेन n इज ऑड द सम इज, कह रहा है n ऑड हो, n का वैल्यू 3 ले लेते हैं तीसरा टर्म तक। ठीक है, n टर्म्स कह रहा है तो यहां तक 3 टर्म में यहां से यहां आ जाएगा। इस 3 टर्म का सम कितना होगा ये बताइए सब लोग, इस 3 टर्म का सम कितना होगा? सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। अभी तक सम नहीं निकाल पाए तुम लोग 3 टर्म का। हाँ, 9 + 1 10, 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। आप नीचे n की वैल्यू 3 रख के देख लीजिए किसमें 18 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर पहले वाले में 3 रखोगे, 3 और इंटू 4, यहाँ पे 3 × 4 कितना हो गया, 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जा रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये 3 रखे हो तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 3 इंटू ये 3 + 1 बी होगा, बी 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 18 आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, एक 18 यहाँ और भी देख लीजिए, यहाँ पर ये तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 चरती है 12 आ गया, ये भी नहीं मिलेगा। और n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 9 मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो एक तो अभी ये भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, एक तो ये भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो एक अभी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है मेरा, बी एंड डी ऑप्शन आ रहा है, बी एंड डी। लेकिन अभी बी एंड डी नहीं होगा, तो ये तो हो सकता है कोई एक ऐसा है ना जो 3 के लिए सही रखा गया। 1 भी ऑड नंबर है, एक बार 1 रख के देखिए, 1 रखोगे तो ऊपर वाला 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे 1 रखोगे
तो 3 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 1, तो यानी कि एक टर्म का सम इसमें 3 मिल रहा है और इसमें 1 मिल रहा है, तो कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो आंसर मुझे पता चल गया है, आंसर मुझे भाई पता चल गया। ठीक है, यानी कि अगर आपको एग्जाम में आता तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। आपको 1% डाउट भी अगर किसी को था, वो क्रॉस चेक नहीं जानता। और एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में मुझे विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसको आप लोग प्रोसेस से घर पे बनाइएगा। देखिए एन का वैल्यू एक बार ना, इवन नंबर कैसे रखते हो बताओ, इवन नंबर कैसे रखते हो? तो 2n एन की वैल्यू 2 के रख दीजिएगा। एन तो पहले यूज हो गया ना, तो एन की वैल्यू एक बार 2 के रख दीजिएगा और दूसरी बार एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू 2 के रखकर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, तो बताओ तो 2 के रखोगे तो कहां तक जाओगे? आप देख रहे हो कि यहाँ पे इवन वाले टर्म में ना 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, एम आई राइट? देख लो, हर इवन वाला टर्म 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कहां तक आएगा? प्लस डॉट डॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2m का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप एक बार यहां से यहां तक रखोगे और यही वैल्यू जब 2m, सॉरी 2 के रखा है ना, ये क्या हो जाएगा? 2k का स्क्वायर तक गया था, और अगर यही वैल्यू ऑड रखोगे यानी 2k माइनस 1 तक जाओगे इनका वैल्यू, तो फिर यहां पर आकर ये देखो उसमें किसी भी तरह का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर तक रख देना। तो एक बार यहां से यहां तक का सम देखना और दूसरी बार यहां से यहां तक का। ठीक है, तो सॉल्व कर दे क्या? बोलो, चलो S2m निकालते हैं या S2k, यानी Sn निकालते हैं व्हेन n इज इवन। n क्या है? n 2k इज प्लस 1 होगा ना वहां सर, कहां पर हो? यहां पर उसके आगे, उसके बाद। आगे। अच्छा हाँ, इसके बाद वाला पहले, मुझे इसके पहले वाला लेना है, क्योंकि मैं 2k प्लस 1 वाला नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मेरा ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। बात आया समझ में? यानी कि ये टर्म इसके पहले तक ही रह जाएगा। क्लियर है? बात समझे? मतलब मैंने जो यहां लिख दिया है वो यहीं पे रह जाएगा, यहीं पर, यानी 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है ना? हाँ होल स्क्वायर है। कर लोगे? अच्छा, इसको करना पड़ेगा कि क्या? देखो n की वैल्यू इवन है उस केस में, मैं इवन के केस में कर लेता हूँ, ऑड के केस में करना। n इज इवन, कोई बोल नहीं रहा था इसीलिए करना पड़ गया। n इज इवन और n की वैल्यू आपने 2k लिया है, तो मैं s2k निकालूंगा। क्या निकालूंगा? s ऑफ 2k। तो ये वैल्यू देखो कहां तक हो जाता? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक भाई? 2 इंटू 2k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि आप क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर प्लस, देखो 2 का स्क्वायर अलग कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कहां तक चले जाओगे आप? यहां तक 2k का होल स्क्वायर तक चले जाओगे, 2k का होल स्क्वायर। ये पहला हुआ, और ये रीअरेंजमेंट कर रहे हो अब प्लस, यहां पे देखो 1 का स्क्वायर आपको, देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिखा था, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको आप 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन एक 2 का स्क्वायर आपने अंदर कर दिया है, तो बचा 2 का स्क्वायर आप उसको अलग कर लोगे, 2 स्क्वायर। यही 4 के स्क्वायर के साथ भी हुआ होगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आप लिख सकते हो। एक 4 का स्क्वायर तो यहाँ पर ऐड हो गया होगा, दूसरा 4 का स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, और यही बात 6 के स्क्वायर के साथ होगी, यही बात 8 के स्क्वायर के साथ होगी, और यही बात 2k के स्क्वायर के साथ भी होगी।
बात आया समझ में क्या? किसी को कोई समस्या है इसमें तो बताइए, बोलो भाई। बोल नहीं पा रहे हो? एक बार चैट बॉक्स में यस और नो लिखे, यहां तक किसी को डाउट है तो। उज्जवल, आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? यस सर, यस सर। तो आवाज आ रही कोई तो दिक्कत रिप्लाई नहीं। करो भाई। पल्लवी, समझ में आया? यस सर। चलिए यहां तक हमने लिया है। अब देखिए ये वाला मतलब देखो यहाँ पर एक बार कह रहा है रोबिन्स, कह रहा है रिपीट करने को। देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ऑड नंबर का स्क्वायर है, और इवन नंबर का स्क्वायर 2 बार लिखा है। तो एक बार इवन नंबर के स्क्वायर को इस ऑड के पेयर के साथ ले लिया, और दूसरी बार इवन नंबर के स्क्वायर को अलग ही कर लिया। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो ये सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब k की वैल्यू जो है 2k की वैल्यू n रख सकता हूं मैं। इसका मतलब कि मुझे ये वाला जो Sn मिलेगा, Sn वो मिल गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। और दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो मुझे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू k का स्क्वायर मिलेगा। वहां पे 2k को मैं नहीं हटा रहा हूं, वहां पे k का स्क्वायर मिल जाएगा। ये वाला वैल्यू आपको मिलेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ ये वाला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट k टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6 आएगा, बाई 6। अब यहां पर k की वैल्यू भी 2k की वैल्यू को n रख देंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 6, और ये 2/3 हो गया गाइस। चाहे मैं उसको हटाऊंगा नहीं, अभी 2 को छोड़ देते हैं। ये 4 टाइम्स ऑफ, देखो यहां पर k की वैल्यू को क्या लिखूंगा, n/2। ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू जो है 2k के बराबर है, तो k की वैल्यू जो होगा n/2 होगा। तो पहला वाला टर्म मुझे मिल गया n/2, यहां पर n/2 प्लस 1, और यहां पर n हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 6। यहाँ पे देखो 2 का एलसीएम ले लो तो 4 हो जाएगा, वो 4 और ये 4, तो आप ये बोल सकते हो। अब एलसीएम भी साथ में साथ ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये 6 हो जाएगा एलसीएम। ये n इंटू n प्लस 1, सर 4 तो कटेगा ना? कटा रहे हैं 2n प्लस 1, और प्लस यहाँ पे इस वाले 2 को एलसीएम लेंगे तो n प्लस 2 ऊपर मिल जाएगा, और वो 2 और ये 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ n प्लस 1 जो है और n कॉमन है, तो n इंटू n प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया आपने। आपको मिलेगा यहां से, देखो यहां से मिलेगा 2n प्लस 1 और यहां से मिलेगा आपको n प्लस 2। क्या मिलेगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपको मिल गया n इंटू n प्लस 1, और देखिए ये मिलेगा 3n प्लस 3। 3n प्लस 3 में से 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3 जो है 6 को कैंसिल कर देगा, और देखो यहाँ पे 3n प्लस 3 मिला। 3 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे n प्लस 1 ही मिलेगा, और 3 जो है 6 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स में, तो ये 2 मिल गया। यानी आपको n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इवन वाला केस आपको मिल गया। जो इवन के केस में लिखा हुआ था कि इवन के केस में इतना आएगा,
वो आपको मैंने प्रूफ कर दिया। ऑड के केस में आप निकालिएगा, ऑड के केस में आप क्या रखोगे, n की वैल्यू 2k-1 रख लोगे, और इसमें जो टर्म होगा वो यहीं तक आएगा। बस ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। और आंसर भी इसका मुझे पता चल गया है। आगे कीजिए ना अगला पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन घर पे कीजिएगा, क्वेश्चन घर पे कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे जज करना है या ऐसा टर्म सोचना है या कुछ ऐसा तिकड़म लगाना है जिसके थ्रू आप ये पहचान पाओ कि यहाँ पर मुझे कौन सा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एपी या जीपी मिलेगा। ठीक है, देखिए तो अगर मैं इस 1/2 को 1 - 1/2 लिख दूं, 3/4 को 1 - 1/4 लिख दूं, 7/8 को मैं क्या कर दूं, 1 - 1/8 लिख दूं। आपको दिख रहा होगा ये 1/2, 1/4, 1/8 एक एपी का फॉर्मेशन आपके सामने कर रहे हैं। तो इसका सॉरी जीपी का, इसका मतलब कि इस 1/2 को मैं पहले वाले टर्म को 1 - 1/2 लिख दिया, प्लस इसको मैं 1 - 1/4 रख दूं, प्लस इसको मैं 1 - 1/8 रख दूं, प्लस इसको मैं 1 - 1/16 रख दूं, और यही काम मैं n टर्म तक करते जाऊं। कहां तक करना है, टू n टर्म्स, टू n टर्म्स। और फिर थोड़ा सा अरेंजमेंट कीजिए, तो 1 जो है कितनी बार ऐड हुआ होगा बताओ तो, 1 कितनी बार आया है, n n टाइम्स आएगा, तो इसको मैं n लिख दूंगा। और बाकी सब में माइनस का साइन मुझे कॉमन दिख रहा है, तो माइनस को निकालूंगा कॉमन, ये मुझे मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और ये भी काम आपको 2n टाइम्स करना है। नहीं कर लोगे क्या अब, आगे बढ़ जाए, छोड़ दे इसको अब। बोल नहीं पा रहे हो, यस सर कर लेंगे। कर लेंगे ना। चलिए, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस में पहला मेथड हम लोगों ने शिफ्टिंग मेथड पढ़ा था कि अगर जैसे मान लीजिए हमने क्या रखा, लेट से मेरे पास एक टर्म्स है a1, a2, a3, a4, a5, a6 एंड इसी तरह से टर्म्स दिए हुए हैं। ये मेरे पास कोई सीक्वेंस है, एनी सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का डिफरेंस आप ले रहे हो, ये डिफरेंस लिया आपने, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया आपने, इन दोनों का डिफरेंस लिया आपने। अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में होता था तो आप बोलते थे कि शिफ्टिंग मेथड हम लोग फॉलो कर लेते थे और इजिली हमारे पास उसका एक जो डिफरेंस है एपी में आ जाता था और एपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई हम लोग कर लेते थे। यहां पर मैं दूसरा मेथड पढ़ने वाला हूं, मैं दूसरा मेथड पढ़ने वाला हूं। इफ rth difference of a sequence is in AP। अगर rth डिफरेंस AP में है then nth term can be written as
nth term can be written as कैसे लिख सकते हैं? मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो tn मिलने वाला होगा, tn वो क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री r+1, r+1 का डिग्री मिलेगा, ठीक है। और दूसरा यह ना जीपी वाले में आर कॉमन रेशियो सेम हो जाएगा, इसका मुझे कुछ और रख लेना चाहिए। यहाँ पे लेट से nth डिफरेंस लिख दे रहे हैं, तब सही रहेगा। nth डिफरेंस रख देगा, ये क्या होगा? nth कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आर इसका जीपी वाले में ना आर जो है कॉमन रेशियो हमने ले लिया हुआ हेलो है। सर, हाँ बोलो। बोले सर मेरा कितना लेक्चर छूटा है? अभी तुम ना जानोगे भाई, और रितेश सर सर जानेंगे। अपलोड सब हमको upload। मिलेगा कैसे? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब के लिंक पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा लेक्चर। शायद लास्ट वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ होगा, आज मैं कर दूंगा उसको, ठीक है। दूसरा, अगर यही डिफरेंस जीपी में होगा, इफ nth डिफरेंस of a sequence is in a GP, then मैं डायरेक्टली TN लिखता हूं। TN जो होगा यहाँ पर, TN ये मिलेगा AR का पावर n-1। 1 सेकंड पीछे जाइए ना। ठीक है, हो गया बस। AR का पावर n-1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री r-1। ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सर ये एक बार मैंने थ्योरी नहीं समझ में आया, फिर बता दीजिए। ये बोले तो इससे समझ में आएगा। मतलब मुझे ये कह रहा है कि अगर भाई कोई हम सीक्वेंस मेरे पास है, सीक्वेंस का डिफरेंस लिया, अगर उसका डिफरेंस पहला डिफरेंस लेने, अगर मैं पहला डिफरेंस ले रहा हूं और वो एपी में मिल रहा है, तो nth टर्म को मैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लिख सकता हूं। ध्यान दीजिए, पहला डिफरेंस तो पॉलिनोमियल 2 डिग्री का, दूसरा डिफरेंस एपी में आएगा तो पॉलिनोमियल 3 डिग्री का, तीसरा डिफरेंस एपी में आएगा तो पॉलिनोमियल 4 डिग्री का। बात आया समझ में? उसको एपी के फॉर्म में लिख सकता हूं, या आप शिफ्टिंग मेथड से भी इसको कर सकते थे, लेकिन डबल वाले में ये ज्यादा इजी होता है। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया आपके लिए कि यहां पर देखिए, ये एपीजीपी में अभी दिख रहा है क्या? 3 फिर 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि एपी में नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस लिया जाए, लेट्स से ये पहले का डिफरेंस कितना मिला? 4, दूसरे का डिफरेंस 6, तीसरे का डिफरेंस 8, चौथे का डिफरेंस ये कितना हो जाएगा? 10। आप देख रहे हो कि फर्स्ट डिफरेंस एपी में है। अब ये एपी में है क्या? ये किस में है? या एपी में है। मतलब ये डॉट डॉट तो हमने दिया नहीं, सीक्वेंस बनेगा कैसे अभी? तो ये क्या हो जाएगा? ये डॉट डॉट कर लीजिए, ये आपको एपी में मिल गया।
तो पहला डिफरेंस अगर एपी में मिल गया तो आप आसानी से बोल सकते हो कि इसका टीएन जो होगा, nth टर्म जो होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस एपी में मिला है। यहां पे फर्स्ट डिफरेंस आप लिख दीजिए, फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस आपने लिया है, डिफरेंस आपने लिया है वो मिला है इतना, और ये एपी में मिल गया। तो मैं बोल सकता हूं कि टीएन इसका ये कितना हो जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। कोई भी पॉलिनोमियल 2 डिग्री का ऐसे ही लिखते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन ये डिग्री जो है एन के फॉर्म में मिलेगा आपको, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। किसी को कोई समस्या हुआ क्या? बोलो। नो सर। नहीं ना? नो सर। चलिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अब देखिए पहला टर्म कितना मिला है, एन की वैल्यू 1 रखोगे, अगर आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहां पे एन की वैल्यू 1 रखने पर। और ये एन की वैल्यू 1 रखने पर आपको टी1 मिलेगा। क्या मिलेगा? टी1। और टी1 क्या है? पहला टर्म। पहला टर्म कितना मिला है भाई? 3 मिला है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। दूसरी तरफ से n की वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरा टर्म आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? t2। और दूसरा टर्म कितना मिलेगा? यहां पर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी। सर 4A होगा बस। अच्छा हाँ 4a होगा ना, थैंक यू। 4a प्लस बी 2b प्लस सी, इसकी वैल्यू भी आपको 7 मिलेगी। और तीसरा टर्म n3 जो है, n3 क्योंकि 3 इक्वेशन मुझे चाहिए, तो t3 तीसरा टर्म ये आपको मिलेगा 9a प्लस 3b प्लस सी, इसकी वैल्यू जो है वो 13 मिलेगी। ठीक है, तो अब आसानी से देख सकते हो इसका डिफरेंस, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये आपको 2 मिल गया। आपको एबीसी निकालना है, n की वैल्यू 3 रख दिया, n की वैल्यू क्या रख दिया? 3 रख दिया। अब देखो 2 माइनस 1 करोगे, 2 माइनस 1, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 3a प्लस बी। क्या मिलेगा? 3a प्लस बी। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। और एक बार 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट, या 3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3a प्लस बी इसमें भी मिलेगा नहीं? नहीं, 5a प्लस, हाँ इसको 3 माइनस 2 कर दीजिए। 3 माइनस 2 करोगे आप तो ये मिलेगा 5a, 5a, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? प्लस b मिल गया, इक्वल्स टू कितना? 6 मिल गया ना? बोलिए। अब इसमें यस से इसको सर। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक 2a का वैल्यू कितना मिलेगा? 2a का वैल्यू 2, तो a का वैल्यू कितना मिल गया? 1। a का वैल्यू 1 मिल गया, तो b का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। और c का वैल्यू भी 1, क्योंकि abc का वैल्यू कितना है? a प्लस बी प्लस सी 3 है, तो a और b 1 1 आ गया, तो c भी 1 आ जाएगा। तो आपको ये tn जो है आसानी से मिल गया। tn कितना? n स्क्वायर प्लस n प्लस कितना? 1। आपको क्या निकालना है? sn। sn क्या होता था? सिग्मा ऑफ tn। सिग्मा ऑफ tn निकालो तो सिग्मा tn इसका कितना आएगा? समेशन लगाने आएगा ना? समेशन लगा के बताइए। समेशन लगा के इसका बताइए भाई।
तो पहले वाले में मिल जाएगा सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा 1 कितना होगा, कितने लोग बता सकते हो? n n n, हाँ। और ये सिग्मा n स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, n इंटू n प्लस 1/2 और इंटू 2n प्लस 1 ना, 2n प्लस अब ये 1 सब भी आपको बाई बताना पड़ेगा। सही बात है भाई, n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस n कॉमन निकाल लीजिएगा, जो होगा वही आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है, अच्छा यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, ये जो जीपी मैंने लिखा हुआ है जीपी में, ये वाला टर्म फिक्स रहेगा भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहला डिफरेंस, एक्चुअली मुझे सिंबल ये अलग कर लेना चाहिए था। ये जो है ये आर लिया है ना मैंने, वेट मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा, क्योंकि ये वाला फिक्स रहता है, ये वाला जो है, अब ये नहीं कि पहला डिफरेंस 1 आया है ना एपी में तो 1 - 1 यहाँ पे 0 कर देना, नहीं। यहाँ पर ये a r टू द पावर n - 1 फिक्स रहता है। यहाँ पे सिंबल मुझे अलग करना पड़ेगा, वेट। इस सिंबल को कुछ नाम रख देते हैं जो इससे नहीं हो, r और n नहीं लिख सकते हैं। ये आप ले लीजिए, k ले लो। k रखोगे तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k प्लस 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे k प्लस 1 मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही है, सिंबल चेंज किया मैंने। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर भी ये वैल्यू जीपी वाले में वो n फिक्स रहता है, जैसे ये वाला टर्म फिक्स रहता है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। पॉलिनोमियल में चेंज हो गया, यहाँ पर k - 1 का हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k - 1। तो कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ हमने सिंबल चेंज किया है। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक सेकंड पेज पीछे कीजिए। हाँ, जहां जहां आपने यहाँ पे k - 1 हो जाएगा और वहां पर k प्लस 1 हो जाएगा, सिर्फ सिंबल चेंज कर लीजिए। वहां पे nth डिफरेंस लिखा था, उसको kth डिफरेंस कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जीपी वाले में a r टू द पावर n - 1 वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का। यहां पर भी आप देखो, पहला डिफरेंस कितना आया, 3 आया। दूसरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तीसरा डिफरेंस 12 आ रहा है। चौथा डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 14 14 24 24 इसका मतलब आपने देखा कि ये 3 6 12 24 एंड अप टू ये किसमें होगा, जीपी में। जीपी में। इसका आर कितना हो जाएगा, 3 3 2 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब पहला डिफरेंस मुझे एपी सॉरी जीपी में मिल गया। फर्स्ट डिफरेंस जो है, फर्स्ट डिफरेंस, हाँ उज्जवल बताओ। सर इसको एक बार और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब काहे सब्ट्रैक्ट करोगे, जीपी मिल गया ना, मुझे क्या करना था, डिफरेंस एपी और जीपी में आ जाएगा तो फॉर्मूला। अब तुम सोच रहे हो कि फिर डिफरेंस लेंगे तो क्या एपी में आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई देखिए ऐसा, तुम देखो ना, तुम देखो भाई, हम तो ले लिए तो सर 3 जीपीए 6 में 9 आएगा, जीपीए में एपी आएगा। आ गया। तो जीपी आ रहा, तो जीपी का डिफरेंस तो जीपी में ही रहेगा। तो मुझे पहला जीपी तो यहीं पे मिल गया ना, क्यों आगे बढ़ेंगे अब। मतलब जीपी का डिफरेंस एपी का है आ रहा है। जीपी का डिफरेंस एपी कहां से आएगा, गधे हो देखिए तुम। 6 - 3 कितना, 3 आया। 3 और फिर 12 - 6 6, 6 और फिर 24 - 12 12। 12 एपी में है ये। ओ एपी में नहीं, है। जीपी में सॉरी। तो गधा। चलिए, तो ये एपी में, ये जीपी में मिल गया। इसका टीएन मुझे कैसे लिखना है, ये देखिए, ए आर टू द पावर n - 1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k - 1, यानी कि k यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, कौन सा डिफरेंस मिला है, पहला डिफरेंस।
तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना है, k इक्वल्स One. टू 1 है, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएटिव में मिला है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 - 1 यानी 0, यानी पॉलिनोमियल ऑफ 0 चाहिए। पॉलिनोमियल ऑफ 0 क्या होता है, कोई कांस्टेंट टर्म होता है ना, तो इसका मतलब आपका tn जो है मिलना चाहिए वो ar टू द पावर n - 1 और प्लस b के बराबर मिलना चाहिए। बात आया समझ में क्या, b इज एनी कांस्टेंट नंबर, आया समझ में ये वाला। अब आपको वैसे ही n का वैल्यू 1 नहीं आया, एक बार repeat कर दीजिए। कांस्टेंट y इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, अब बोल नहीं रहा है, हाँ 0 0 0, तो वही 0, तो कोई भी 0 वाला पॉलिनोमियल है, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल, तो यानी कि कांस्टेंट नंबर b ले लिया हमने, a और b के ही फॉर्म में, a b c कांस्टेंट लेकर चल रहे थे, इसलिए पहला वाला a रखे हैं, दूसरा वाला b रखे हैं। तो n की वैल्यू 1 रखे हो तो आपको t1 मिला है, और t1 कितना मिलेगा, a r का वैल्यू बताओ कितना है, सॉरी a2 है, 2 ये a इंटू 2 का पावर n - 1 हो गया, और प्लस b, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली है, इसका वैल्यू मिला है 1, नहीं हाँ 1 मिला है, पहला टर्म ये तो हो 1 जाएगा, मिला। ये हो जाएगा। और t2 कितना है, ये है a इंटू 2 टू द पावर n - 1 प्लस कितना b, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ये हो जाएगा 4 4 4। 4। सॉरी यहाँ पे n तो पहला टर्म यहाँ पे भी ना लिखना चाहिए, n का वैल्यू अब हम 1 रख रहे हैं ना, तो a 2 का पावर 1 - 1 हो जाएगा, तो 2 हो गया, प्लस b, इसकी वैल्यू मिला है 1, और n का वैल्यू जब 2 रखोगे 2 का आप, पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। हाँ वेट यहाँ पर इसको a इंटू 2 का पावर n - 1 रख लो, एक ही बार दो वैल्यू रखना पड़ रहा है, प्लस b, इसमें t1 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा t1, ये अब आप n की वैल्यू 1 रखो तो ये a हो जाएगा, सिंपली a, और प्लस, क्योंकि 2 का पावर 1 - 1 0 हो गया, 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, और a प्लस b, इसकी वैल्यू मिल गई है 1, और दूसरा t2 रख दो, t2 यानी n की वैल्यू रखोगे 2 का पावर ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा ना, 2a प्लस b, 2a 2a प्लस प्लस b b, इक्वल टू इसकी वैल्यू 4। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो b से b कैंसिल, 2a - a मिल गया, तो ये a का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपली a का वैल्यू 3 आ जा रहा है, a का वैल्यू आ B का जाएगा वैल्यू 3, -2 और 3 का b का वैल्यू कितना आ गया, -2 -2। तो आपको जो tn मिला है, tn वो मिलेगा 3 इंटू 2 का पावर n - 1 एंड -2, यही मिलेगा ना, a का वैल्यू 3 आया था, तो 3 के जगह पे 3 चिपका दिया, b के जगह पे b चिपका दिया, तो आपको ये tn मिल गया। अब आपको sn क्या चाहिए, sn जो होता है सिग्मा ऑफ tn होता है, यानी 3 टाइम्स ऑफ 2 का पावर n - 1 एंड -2, सिग्मा ऑपरेट करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा जो है वेरिएबल में लगेगा। अब दूसरे वाले टर्म में वेरिएबल नहीं है तो सिग्मा इसी में लगेगा, सिग्मा ऑफ 2, तो 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ 2 का पावर n का मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू पहले 1 रखोगे तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू n रखोगे तो 2 का पावर n - 1, ये आपको मिल गया सिग्मा, इसका मीनिंग हुआ। और माइनस सिग्मा 2 का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा 2 का वैल्यू, चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, सिग्मा 2 का वैल्यू कितना होगा, बहुत अच्छे पल्लवी, ग्रेट, बहुत अच्छे सभी लोग के आंसर आ रहे हैं लगभग। देखो कौन प्रिंसिपल लिखा है 2n, अरे अविनाश n कैसे हो गया, 2n होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा,
2 टाइम्स ये 2 जो है 2 इज एडेड टू n टाइम्स, तो 2n हो जाएगा 2n। तो अब ये सम कर लोगे कि नहीं, छोड़ दे इसको, आगे बढ़े? बोल नहीं रहे हो भाई, छोड़ दे रहे, आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इस तरह का सम हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। चलिए अब यहां पर देखिए, इस वाले में ये वाला जो सीक्वेंस है, पहला है 2 प्लस 12, बनाने दीजिएगा। हाँ बनाओ, प्लस 36। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आधा ही करने वाला हूं, इसलिए पहले ही मैंने इसको ले लिया। 150, 252, सब लोग ट्राई कीजिए। 392। यहां पर ये ध्यान दीजिए, पहले आप सीक्वेंस चेक करोगे कि एपी जीपी में है कि नहीं है। तो पहले तो आप देख सकते हो कि एपी में नहीं है और न ही जीपी में है। तो जैसे ही एपी और जीपी में नहीं रहेगा, आप एक बार इधर की ओर पहुंच जाइए डिफरेंस निकालने पर। पहला डिफरेंस 10 का, दूसरा डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 24 का। 24। तीसरा डिफरेंस 36 और 40, ये 44 हो जाएगा ना, 44 का। चौथा डिफरेंस 70 का। पांचवा डिफरेंस 152 का हो जाएगा ना, 152 का। उसके बाद का डिफरेंस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और 3 में से ये 140 हो रहा है क्या? सर वो 102 होगा ना? क्या ये 160 हाँ होगा। 102 हो जाएगा, ये 160 होगा। नहीं सर 140 ठीक है। ये 10, 140 ये 102। अभी ये एपी जीपी एचपी में कुछ भी किसी में भी है? एचपी की तो बात ही नहीं, एपी और जीपी में चेक करेंगे तो नहीं है भाई। फिर एक डिफरेंस देखिए, कितना आ रहा है? 14। 14, उसके बाद 20, उसके बाद म्यूट कर लो, आवाज आ रहा है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, 26। इसके बाद 32, 52 की 32, 38 आ जाएगा ना। तो ये चलते रहेगा, ये भी चलते रहा था और ये सेकंड भी चलते में आ गया। अब देखो ये 6 6 6, तो ये एपी। कौन सा डिफरेंस एपी में आया? एपी में कौन सा डिफरेंस आया? सेकंड डिफरेंस आया। सेकंड हाँ ग्रेट। सेकंड डिफरेंस जो है यहां पर एपी में आ रहा है। तो मैंने बोला था कि जो डिफरेंस एपी में आएगा उससे एक ज्यादा वाला पावर आपका पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी आपको टीएन जो मिलेगा वो ए एन का पावर कितना हो गया? क्यूब 3 प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। और आपको 2 ही टर्म तक डिफरेंस देगा। क्यों? क्योंकि आपको सिग्मा एन क्यू का ही पढ़ना है, सिग्मा एन टू द पावर 4 का पढ़ना ही नहीं है। निकालने को दे सकता है, निकालने का मेथड हम जानते हैं कि आइडेंटिटी n प्लस 1 का पावर 5 का रख देंगे, लेकिन आपको इसका एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये सिग्मा ऑफ एन क्यू के टर्म में। अब एन की वैल्यू 1 रखोगे, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 12, तीसरा टर्म इतना, और करके आप ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें चिपका दीजिए, फिर सिग्मा लगा दीजिए तो एन आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, लेकिन आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ये यहीं तक, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल क्या कल अच्छा, दूसरे क्लास का टाइम। ओ चलिए, तो सर ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो ट्राई कीजिए कि आप लोग क्लासेस न छोड़े, क्लास छोड़ोगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, तो चलिए, और जो भी बुक्स है एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कीजिए, क्योंकि आप देखोगे एनसीईआरटी के लगभग 70% क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जेई मेन और जेई एडवांस में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम लोग इस एक्सरसाइज में पूरी तरह से करेंगे। तो हम लोग मिसलेनियस बचा हुआ है हम लोग का,
मिसलेनियस वाला एक्सरसाइज देखेंगे एंड देन ये जो सीट है वो बनाइए एंड देन आरडी शर्मा तो बनाते ही रहिए, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर, बाय सर, बाय बाय। बाय सर, बाय सर, बाय सर। बाय। बाय सर।